हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुजाता तिर्की, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। आज के ऑनलाइन क्लास में हम लोग क्लास 11 चैप्टर 6 लर्निंग अधिगम के अंतर्गत कंसेप्ट लर्निंग शम प्रत्यय सीखना पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में सम प्रत्ययों का बहुत महत्व है। हम जीवन भर सम प्रत्ययों का निर्माण करते और सीखते हैं। विभिन्न वस्तुओं और व्यक्तियों की विशेषताओं के आधार पर उनके संबंध में निश्चित धारणाएं बनती हैं। इन्हें ही सम प्रत्यय कहते हैं। अपने दैनिक जीवन में व्यवहार तथा अंतःक्रियाएं करने में सम प्रत्ययों का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः सम प्रत्यय एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है जिसका उपयोग प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में होता है। सम प्रत्यय से तात्पर्य एक लेवल से होता है या एक स्तर से होता है जो ऐसे वस्तुओं, व्यक्तियों या घटनाओं के एक समूह या वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जो सामान्य विशेषताओं या गुणों को अपने में सम्मिलित करता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषा इस प्रकार दी है। सेंट्रोक के अनुसार सम प्रत्यय एक मानसिक श्रेणी होता है जिसके माध्यम से वस्तुओं, घटनाओं एवं विशेषताओं का समूहन किसी नियम के तहत किया जाता है। 1980 में हुल्स के अनुसार कुछ नियम द्वारा गुणों का आपस में मिलना ही सम प्रत्यय कहलाता है। इन परिभाषाओं का विश्लेषण करने से हमें निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण तथ्य मिलते हैं। पहला, गुणों का समुच्चय या समूह। इसके अंतर्गत सम प्रत्यय का निर्माण तभी हो सकता है जब वस्तु में कुछ गुण या विशेषताएं हो। इस तरह के गुण के दो लक्षण होते हैं। पहला यह कि गुण ऐसा हो जिसका पृथकीकरण किया जा सके तथा दूसरा यह कि गुण ऐसा हो जो विषमता दिखलावे। जैसे घास हरा होता है, इसमें घास का गुण हरापन है। दूसरा, नियम। सम प्रत्यय का बोध होने के लिए सिर्फ यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति के सामने कई गुण उपस्थित हों, बल्कि यह भी आवश्यक है कि ये सभी गुण कुछ विशेष नियम द्वारा आपस में संबंधित हों। मार्गन के अनुसार इन नियमों को दो भागों में बांटा गया है: एल्गोरिदम या गणितीय नियम तथा स्वतः शोध नियम। गणितीय नियम से तात्पर्य उस नियम से होता है जिसके लागू करने से व्यक्ति को सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। जैसे किसी अंक में 0 से गुणा करने पर उत्तर हमेशा 0 होगा। उसी प्रकार स्वतः शोध नियम में व्यक्ति को सफलता की कोई गारंटी नहीं होती है। यह परिस्थिति के अनुसार इन दोनों नियमों में से किसी एक का प्रयोग कर व्यक्ति सम प्रत्यय को सीखता है।
अतः स्पष्ट है कि जब किसी वस्तु के कई गुण एक खास नियम द्वारा आपस में संबंधित कर लिए जाते हैं तो इससे उत्पन्न स्थिति को संप्रत्यय की संज्ञा दी जाती है। अब आगे चर्चा करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट, संप्रत्यय के प्रकार। संप्रत्यय को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला, सरल संप्रत्यय। जब किसी निश्चित विशेषता के आधार पर कुछ वस्तुओं को एक वर्ग में रखा जाता है तो उसे सरल संप्रत्यय कहते हैं। मार्गन के अनुसार यदि एक सामान्य गुण से कोई संप्रत्यय परिभाषित हो तो उसे हम सरल संप्रत्यय कहेंगे। जैसे त्रिभुज का संप्रत्यय, इसमें 3 भुजाओं तथा 3 कोणों का होना आवश्यक है। दूसरा, वियोजक संप्रत्यय। जब वस्तुओं की कई विभिन्नताओं के बावजूद भी कोई एक विशेषता ऐसी होती है जिसके कारण उन्हें एक वर्ग में रखा जाता है तो ऐसी परिस्थिति में उत्पन्न संप्रत्यय को वियोजक संप्रत्यय कहा जाता है। तीसरा, समुच्चय बोधक संप्रत्यय। जब 2 या 2 से अधिक समान विशेषताओं वाली वस्तुओं को एक वर्ग में रखा जाता है तो उस संप्रत्यय को समुच्चय बोधक संप्रत्यय कहा जाता है। जैसे हॉकी की टीम एक समुच्चय बोधक संप्रत्यय है क्योंकि टीम के सभी खिलाड़ी एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी उनकी पहनावा एक जैसी होती है तथा सदस्यता के आधार पर एक समान होते हैं। चौथा, संबंधात्मक संप्रत्यय। जब कई वस्तुओं को किसी विशेषता के समानताओं के आधार पर एक वर्ग में रखते हैं तो उसे संबंधात्मक संप्रत्यय कहते हैं। अतः विशेषताओं के बीच संबंधों के आधार पर जो संप्रत्यय बनते हैं उसे संबंधात्मक संप्रत्यय कहा जाता है।